दोस्तों, आज हम समाजवाद सोशलिज्म के बारे में जानेंगे। समाजवाद वास्तव में है क्या, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्टोइक दर्शन, यूनान का एक दर्शन है स्टोइक। उसमें समाजवाद के बारे में शुरुआती तौर पे वर्णित किया गया है। साथ ही हमने देखा कि थॉमस मूल की एक किताब थी यूटोपिया, जिसमें एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की गई है, जिसमें बताया गया कि समाजवाद की वास्तविक अवधारणा क्या होगी। अगर हम इसको एक सिलसिलेवार तरीके से जानें तो समाजवाद समाज में निहित व्यक्तियों के सर्वोत्तम कल्याण की भावना पे कार्य करता है। तो समाजवाद की अवधारणा धीरे धीरे अगर हम इस तरीके से समझें कि राज्य, व्यक्ति और समता, इन तीनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है, जहाँ राज्य एक नियामक की भूमिका में होता है, व्यक्ति अपनी योग्यता की भूमिका में होता है, जो उसमें क्षमताएं होती हैं, जो उसमें योग्यताएं होती हैं, और इन दोनों के मध्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए एक संबंध बनाया जाता है। अर्थात राज्य और व्यक्ति के मध्य ऐसा संबंध होता है ताकि राज्य व्यक्तियों की समस्त क्षमताओं, योग्यताओं और उसकी कैपेसिटी का दोहन राज्य के कल्याण के साथ साथ व्यक्ति के अधिकतम कल्याण के लिए करे। तो जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो इसमें व्यक्तिवाद की भावना को नकारा गया, अर्थात इसमें व्यक्ति को सर्वोच्चता प्रदान नहीं की दी गई है, बल्कि इसमें समाज के हित को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। यह व्यक्ति के कल्याण के लिए है, लेकिन व्यक्तिवाद को इसमें नकारा गया है। व्यक्ति किसी वर्ग विशेष के आधार पर या व्यक्ति का कोई अपना एक विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, तब व्यक्ति इसमें मूल नहीं है। और यह राज्य और समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहाँ समाज के सामाजिकरण के साथ साथ समाज के सर्वोच्च कल्याण को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो इसका प्राथमिक जो दायित्व होता है, प्राथमिक जो मूल कारण होता है, वो होता है समाज में समानता स्थापित करना। तो अगर हम समाजवाद की भावना को थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य और समाज में व्यक्ति एक तरीके से एक्शन की भूमिका में रहता है। व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति की जो योग्यताएं होती हैं, व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है, उनका दोहन राज्य के हित के लिए किया जाता है। साथ साथ ही व्यक्ति का हित में भी उसमें एक्टिव रहता है, व्यक्ति के हित को भी उसमें प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ इसका उद्देश्य समानता स्थापित करना होता है, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, व्यक्तिगत समानता, वहीं धार्मिक समानता, ताकि समाज के सारे स्तरों के लोगों को एक समान मुख्य धारा में लाने के साथ साथ समाज में एक समान स्तर की समानता स्थापित की जा सके। एक ऐसी समानता स्थापित की जा सके जहाँ व्यक्ति अपने अधिकारों का सर्वोच्च रूप से दोहन कर सके। तो यहाँ पे व्यक्ति और राज्य के मध्य एक समानता का स्तर होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमतानुसार कार्य दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में निहित योग्यता क्षमता के अनुरूप उसको कार्य दिया जाता है, उसके कार्य की पारिश्रमिक दिया जाता है। राज्य नामक इकाई इसमें स्वीकार की गई, अर्थात व्यक्ति के ऊपर अगर कोई कंट्रोल करने वाली बॉडी होगी तो वो स्टेट पावर होगी, अर्थात राज्य होगी। व्यक्ति को राज्य के तहत ही कार्य करना पड़ेगा। और राज्य समता की स्थापना करने की इकाई है। यहाँ पे राज्य का जो प्रमुख दायित्व है वो विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों के मध्य एक समानता स्थापित करेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सर्वोदय की भावना है, जो भावना हमने जयप्रकाश नारायण के भूमिदान आंदोलन में देखी थी, जहाँ उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों को एक भूमि देने के लिए आंदोलन खड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं वो एक सर्वोदय की भावना इस समाजवाद सोशलिज्म में देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं साम्यवाद, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है? इसमें व्यक्ति को समान स्तर में लाने की कोशिश की जाती है, अर्थात इसमें वर्ग विभेद को तो नकारा गया है, आर्थिक असमानता को नकारा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों के जो समूह का स्तर होता है, जैसे आर्थिक स्तर में जो उनमें असमानता होती है, उसको एक तरीके से समान स्तर में लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब साम्यवाद की भावना कब जन्म लेती है। साम्यवाद की भावना तब जन्म लेती है जब एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग होता है। अर्थात शोषक वर्ग जो होता है वो शोषित वर्ग है, अर्थात समाज का शोषण करता है। वहाँ पे समाज की योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, उसके कार्य कौशल की योग्यता, उसका दोहन वो अपने निजी हित के लिए करता है, निजी हितार्थ करता है, और समाज के व्यक्तियों की योग्यताओं को दरकिनार करते हैं, अर्थात उनको उनकी योग्यता के अनुरूप न कार्य दिया जाता है, न उनकी क्षमताओं का सम्मान किया जाता है, यहाँ तक कि उनका पारिश्रमिक भी उनकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे एक संघर्ष की परिकल्पना की जाती है। जब शोषक वर्ग शोषित वर्ग के मध्य एक संघर्ष होता है तो तब साम्यवाद जन्म लेता है। साम्यवाद की प्राथमिक अवधारणा ये होती है कि राज्य स्टेट एटोनॉमी को
अनएक्सेप्ट किया जाता है, स्टेट एटोनॉमी जो होती है उसको अस्वीकार किया जाता है। यहाँ पे राज्य को एक शोषक इकाई के रूप में माना जाता है। ये माना जाता है कि राज्य जो है वो शोषण करने की इकाई, अर्थात राज्य ही व्यक्तियों का शोषण करता है। तो यहाँ राज्य के एग्जिस्टेंस को अस्वीकार किया गया है और यहाँ पे शोषकों को प्रश्रय दिया। ये माना जाता है कि राज्य जो होता है वो शोषकों को प्रश्रय देता है। उत्पादक की जो इकाइयाँ होती है उसमें राज्य के कुछ विशेष व्यक्तियों का ही हम कह सकते हैं कि अधिकार होता है। इससे क्या होता है, जब राज्य में विभिन्न उत्पादक इकाइयों में विभिन्न संसाधनों में, चाहे वो खनिज संसाधन हो या चाहे भू संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो, उनमें कुछ विशेष वर्गों का ही आधिपत्य होगा, तो इससे जनता के कल्याण को पूर्ण रूप से नकार दिया जाएगा। और साथ साथ ही जो हमारी एक जन कल्याण की भावना है, सभी लोगों को समान स्तर पर लाना, असमान लोगों को समान स्तर पर लाना, इस भावना को के खिलाफ होगा। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे शोषकों को प्रश्रय देने के साथ साथ उत्पादकों के स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात यांत्रिक समानता स्थापित करने के लिए ही साम्यवाद आता है। सभी स्तरों पर समान रूप से समानता लाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे राज्य की आवश्यकता नहीं है या राज्य की परिकल्पना को नकार दिया जाता है और राज्य विहीन समाज की स्थापना की जाती है, अर्थात वहाँ पे राज्य नामक बॉडी नहीं होती है और शोषक विहीन समाज की स्थापना की जाती है। यहाँ पे ये माना जाता है कि राज्य शोषण करने की इकाई है। अगर राज्य को हम हटा देते हैं उसके स्थायित्व से, उसके स्वरूप से, तो यहाँ पे एक शोषक विहीन समाज की स्थापना होगी, जहाँ पे राज्य के विभिन्न लोगों को समान स्तर की सुविधाएं, समान स्तर के संसाधनों का समान रूप से बंटवारा होगा, ताकि आर्थिक असमानता का जो पैमाना है उसको शून्य किया जा सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये बात इसका एक हम कह सकते हैं कि बैकबोन है। जो हमारा कम्युनलिज्म है उसका बैकबोन ये है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य लिया जाएगा, लेकिन प्रत्येक से उसकी योग्यता क्षमता के अनुरूप कार्य लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप दिया जाएगा। यहाँ पे क्षमता और आवश्यकता के मध्य साम्यता स्थापित नहीं की है। अर्थात अगर एक व्यक्ति की क्षमता एक दिन में 10 घंटे कार्य करने की है, वर्किंग कैपेसिटी 10 आवर पर डे है, तो उससे एक दिन में 10 आवर कार्य लिया जाएगा। परंतु अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति 6 आवर से हो जाती है तो उसको 6 आवर के बराबर ही पारिश्रमिक दिया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति 12 आवर के बराबर पारिश्रमिक से होती है तो उससे 10 आवर का कार्य लेने के बाद 12 आवर के अकॉर्डिंग उसको वेज या मजदूरी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, अर्थात उसको समान स्तर में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी, कि समाज की परिकल्पना की गई है। संघर्ष यहाँ पे 2 वर्गों के मध्य होता है, पूंजीपतियों और वो वर्ग जो संसाधन संपन्न है और वो वर्ग जो संसाधनहीन है। अर्थात 2 वर्ग हैं, एक संपन्न वर्ग है, एक विपन्न वर्ग है। संपन्न वर्ग वो है जो संसाधनों से लैस है और विपन्न वर्ग जो है जिसको संसाधनों तक जिसकी पहुँच नहीं है, जो संसाधनों को का दोहन नहीं करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं कि जो साम्यवाद की परिकल्पना है वो सभी लोगों को एक समान स्तर की सुविधाएं देने की बात करता है और जो ज़्यादा अमीर वर्ग है उससे धन को लेके गरीबों को देने की बात करता है, ताकि गरीब भी उसी वर्ग के अनुरूप आ सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे वर्गविहीन समाज की परिकल्पना की गई है और कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक देखें तो इस तरीके से ये एक आदर्श परिकल्पना कह सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई कर पाना एक स्तर से असंभव होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि परिकल्पना की गई है कि इस तरीके से समानता स्थापित की जाए। यहाँ पे योग्यता को दरकिनार किया गया है, लेकिन योग्यता को आवश्यक मानते हुए क्षमता को दरकिनार किया गया है। तो ये भी एक साम्यवाद का एक स्वरूप है। इसके बाद हम देखते हैं पूंजीवाद। तो दोस्तों हम पूंजीवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म, अर्थात इसमें उत्पादन प्रणाली और निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें उत्पादन प्रणाली पर ही हमारा कैपिटलिज्म निर्भर करता है। अगर कोई कैपिटलिज्म या पूंजीवाद जन्म लेता है तो उत्पादन की प्रणाली को बेस बनाते हुए कार्य करता है, क्योंकि जहाँ पे उत्पादन इकाइयाँ नहीं होगी, जहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ नहीं होगी, वहाँ पे पूंजीवाद जन्म ले ही नहीं सकता। पूंजीवाद का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि संसाधनों का अधिकतम दोहन, न्यूनतम स्पेंड करते हुए अधिकतम उनका दोहन किया जाए, अधिकतम उनको लाभ लिया जाए या उनका लाभार्जन किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है, उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ अर्जन करना। तो यहाँ पे निजी स्वामित्व के साथ साथ उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है या व्यक्तिगत नियंत्रण होता है।
स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता होती है, अर्थात वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रतियोगिता होगी वो स्वतंत्र रूप से होगी, एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए अपने स्तर से वो कंपटीशन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का अनियंत्रित वितरण होगा, यहाँ पे कोई एक उपभोक्ता वस्तुओं में नियंत्रण नहीं होता, अर्थात हर व्यक्ति अपने स्वरूप अपने अनुरूप उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है और उसको मार्केट में बेच सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति जन्म लेती है, क्योंकि जब बहुत सारा कंपटीशन होता है और बहुत सारी डिमांड होती है तो वहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति जन्म लेती है। और इसी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे साधन संपन्न वर्ग और साधन विहीन वर्ग भी जन्म लेता है, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति जन्म लेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति जो होगी उसमें दो वर्ग होंगे, एक तो आपका होगा हैव्स, दूसरा होगा हैव्स नॉट, अर्थात साधन संपन्न वर्ग और साधन विहीन वर्ग। अब जो हैव्स वाला वर्ग होगा वो उत्पादन में नियंत्रण की भूमिका में होगा, अर्थात वही उत्पादन की समस्त इकाइयाँ, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रोडक्शन, इन सब का क्या कर रहा होगा, रेगुलेशन कर रहा होगा। लेकिन जो साधन विहीन वर्ग होगा वो उस पर डिपेंड होगा, अतः उसको अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रतिफल नहीं मिल पा रहा होगा। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, वहाँ पे एक संघर्ष जन्म लेता है। पूंजीवाद की जो प्रणाली है वो संघर्ष को जन्म देती है, और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाजवाद जन्म लेता है या समाजवाद जन्म लेता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो श्रमिक वर्ग होता है या जो सर्वहारा वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से दमित महसूस करता है, अपने आप को ये महसूस करता है कि उसकी क्षमताओं का दोहन, उसकी योग्यताओं का दोहन उसके कल्याणार्थ न करते हुए कुछ विशेष व्यक्तियों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो जो हमने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा भी होगा, औद्योगिक क्रांति का जो जन्म हुआ, औद्योगिक क्रांति के जन्म के साथ साथ जिस तरीके से धन का एक तरफा दोहन हुआ और हमारे जो श्रमिक वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, उनका एक तरीके से शोषण किया गया, क्योंकि उनको अपने स्तर से अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। तो जो अन्य वर्ग होता है, जो डोमिनेंट ग्रुप होता है या डोमिनेंट जो क्लास होता है, उसका प्रभुत्व उस पर रहता है। इससे क्या करते हैं, वो अपने हितार्थ उसका दोहन करते हैं और इस तरीके से यहाँ से एक श्रमिक वर्ग जन्म लेता है। और यही श्रमिक वर्ग जो होता है एक नए आंदोलन का सूत्रपात करता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही नई क्रांति जन्म लेती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूंजीवादी प्रवृत्ति जो होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन किया जाए, वो भी कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए। इस तरीके से इसमें धन का एक तरफा हस्तांतरण होता है, तो ये एक आर्थिक असमानता को जन्म देता है, समाज में आर्थिक असमानता को जन्म देता है। एक तरफ धन का वितरण असमान रूप से हो रहा है, दूसरी तरफ एक वर्ग, विशेष वर्ग हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक जनता जो है वो अधिकारों से हीन है और उसको अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा है, कार्य मिल भी रहा है तो उसको उसकी क्षमता के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज देखा समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। समाजवाद जो समाज की एक, हम कह सकते हैं एक लोक कल्याणकारी समाज की परिकल्पना की गई है, जहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य लिया जाएगा और क्षमता के अनुरूप ही उसको वेतन दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक परिकल्पना है जो हमारी भारतीय संविधान में भी हमने इसको परिकल्पित किया है। और वहीं समाजवाद का एक बेस्ट फॉर्म, हम कह सकते हैं बेस्ट फॉर्म जो है वो साम्यवाद है। साम्यवाद में ये कहा जाता है कि हम समान स्तर से समान रूप से उसमें समानता लाएंगे, चाहे किसी व्यक्ति की क्षमता कम हो या किसी की ज़्यादा हो, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुरूप ही उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा। वहीं पूंजीवाद इससे, इन दोनों से इतर है, हम कह सकते हैं इससे अपोजिट है। तो इस तरीके से आज हमने तीन चीज़ें देखी, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। अगर हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जहाँ हमें समाजवाद की ज़रूरत है वहीं पूंजीवाद की भी ज़रूरत है, क्योंकि बिना पूंजीवाद के हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, इतनी ज़्यादा दोहन टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे पास कह सकते हैं कि धन नहीं है कि हम अपने देश का विकास कर सके। इसलिए हमने क्या किया है कि समाजवाद और पूंजीवाद का एक मिश्रित स्वरूप अपनाया है, जिसके माध्यम से हम LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन करते हैं, निजीकरण, अर्थात भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। तो इन तीनों के संपूर्ण एक स्वरूप को हमने भारत की अर्थव्यवस्था के निहितार्थ इसको प्रयोग किया है, ताकि भारत की जरूरत के अनुरूप इन तीनों का दोहन किया जा सके। जहाँ एक तरफ हम बाहर से आने वाले निवेश को प्राथमिकता देते हैं, वहीं भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उस निवेश को यहाँ निवेशित किया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू।